नमस्ते मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है अपने चैनल केआरसी क्लास में। तो आज हम लोग साइंस के विज्ञान के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपके सीधे ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन 2027 के बोर्ड एग्जाम में 100% की गारंटी है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और ये क्लास 10th का ये तीनों यहाँ पर साइंस के तीनों चैप्टर में से, तीनों बुक में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से, तीनों में से पार्ट 2 का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सभी एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि आज के इस क्लास में जुड़कर वो अच्छे से तैयारी कर सके, आपका दोस्त भी। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, और इसका पीडीएफ मैं बताऊंगा, ये सभी पीडीएफ कहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे तो अंत में बताऊंगा, आप लोग अंत में बने रहिएगा। और ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर पूछ रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो हमारे नेत्र है, मानव नेत्र है, उसमें यहाँ पर किस भाग पर किसी भी वस्तु जो हम लोग देखते हैं, किसी भी वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है आँख में, वो कहाँ पर बनता है तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर रेटिना पर बनता है। जो इसे दृष्टिपटल भी कहा जाता है। तो इसका दो नाम है, आप लोग याद रखिएगा, दृष्टिपटल या यहाँ पर रेटिना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये सभी एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 2023 और 2020 में ही पूछा गया था। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। जो हमारे आँख है वो कितना दूरी तक देख सकता है तो आप लोग याद रखिएगा, हमारे आँख है जो 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। तो यहाँ पर 25 सेमी तक देख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 सेमी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यह भी एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ये 2027 के बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए उत्तल लेंस यहाँ पर ए में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो कैसे परिवर्तन किया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पुतली द्वारा, पक्षमावी पेशिया द्वारा, या दृष्टिपटल द्वारा, या परिचारिका द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर पक्षमावी पेशिया द्वारा इसे क्या किया जाता है तो फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पक्षमावी पेशिया द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है तो आप लोग 2-3 बार बोलिए, पक्षमासी, यहाँ पर पक्षमावी पेशियों द्वारा इसे परिवर्तन किया जाता है। तो आप लोग इसे 2-3 बार आप लोग मन में ही रटिए और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को अभी ही याद हो जाएगा। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अभी ही याद कर लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में कौन सा दोष होता है तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसमें यहाँ पर जो निकट की वस्तु को नहीं साफ देख पाता है उसमें दूरदृष्टि दोष यहाँ पर होता है। दूरदृष्टि दोष उसमें रोग होता है। तो आप लोग
यहाँ पर याद रखिएगा, उसमें क्या होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो निकट की वस्तु साफ नहीं देख पाता है उसमें किस प्रकार के दोष होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जिस नेत्र से, इसमें पूछा है निकट की वस्तु, और अगला क्वेश्चन में पूछ देगा जिसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है उसमें कौन सा दोष होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसमें क्या होता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोग को, तो 2 क्लियर यहाँ पर याद रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है, कौन है, वो कौन सा रंग है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ये भी एकदम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 2023 और 2017 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बैगनी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तो बैगनी रंग जो है सबसे, इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है और ये झुकाव इसका ज़्यादा होता है। जो इस प्रकार से जो प्रिज्म होता है यहाँ पर प्रिज्म, और इसमें से 7 रंगों को जो गुजारा जाता है जब, तो इस प्रकार से तो सबसे निचला जो होता है वो बैगनी रंग होता है, सबसे कम झुकाव होता है उसका। तो इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है उसका निवारण के लिए। जो लोग यानी कि जो बूढ़ा हो जाते हैं लोग, तो उन लोगों के दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, तो उसके निवारण के लिए डॉक्टर क्या देते हैं तो डॉक्टर देते हैं यहाँ पर अवतल लेंस के चश्मा को देते हैं। जो अवतल लेंस का इस प्रकार से चश्मा होता है उसी को देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो इसका यहाँ पर प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। जो ये प्रिज्म होता है जो रंग को ये बताता है, तो यहाँ पर जो प्रिज्म होता है यह स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ये 7 रंगों को इस पर गुजारा जाता है और स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रिज्म से गुजारा जाता है और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करती है। तो किस रास्ते से प्रवेश करती है तो आप लोग याद रखिएगा ये पुतली से प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पुतली इज द राइट आंसर हो जाएगा। पुतली से प्रवेश करता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होना किस कारण है। तो जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होना ये किसका कारण है। तो आप लोग याद रखिएगा ये यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का यहाँ पर परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर 10 नंबर का यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन के कारण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। जो ये चंद्रमा हो गया और यहाँ पर एक मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो इसको यहाँ पर आकाश को यहाँ से देखने पर जो आकाश है हम लोग का, ये आकाश देखने पर कैसा प्रतीत होगा। तो आप लोग कहेंगे नीला, हम भी कहेंगे नीला क्योंकि ये नीला होता ही है। तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जब नीला लगाएंगे तो आपको 1 नंबर एकदम कट जाएगा। तो 1 नंबर आसानी से आप लोग का कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तो होगा क्या? तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर क्या होता है, तो चंद्रमा पर क्या होता है, तो इसमें प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण यहाँ पर चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर काला हो जाएगा। तो देखिए काला कहाँ पर दिया हुआ है? तो काला यहाँ पर देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, तारे की टिमटिमाने का कारण होता है। तारा किस कारण से टिमटिमाता है? जो टिमटिमाते हुए हम लोग का नज़र किस कारण से दिखाई देता है? तो आप लोग इसे भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम लोग को जो तारे होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेत्रोद, अंतःपृष्ठ पर, क्रिस्टलीय लेंस पृष्ठ पर, यहाँ पर लेंस पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और सबसे कम किसका होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो सबसे कम अगर पूछे तो बैगनी का होता है, आप लोग याद रखिएगा, बैगनी का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, लाल का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर यह आधारित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो जो पुतली है हमारे आँखों में, उसकी जो उसको नियंत्रित कौन करता है, उसके साइज को नियंत्रित बढ़ाता घटाता कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो परितारिका है, आइरिस भी दे देता है हिंदी में लिखकर इस प्रकार से आइरिस। तो आप लोग आइरिस भी याद रखिएगा, या परितारिका भी कहीं कहीं पर दे देता है, आइरिस या परितारिका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, दूरदृष्टि दोष के लिए इसमें कौन सा लेंस का बना चश्मा का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, इसमें उत्तल लेंस का बना चश्मा का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स में था। अभी हम लोग को पढ़ना है और भी क्वेश्चन। तो आप लोग 17 में से आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बताइएगा फिजिक्स में। अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी बाकी है। तो देखिए केमिस्ट्री का यहाँ पर रसायन विज्ञान का अम्ल और क्षारक का ये सभी क्वेश्चन इसमें भी है। तो आप लोग ये सभी VVI क्वेश्चन है, देखिए ये 2023-2019 में पूछा है। तो ये सभी VVI है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये लाइकेन का बना होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, हमारे शरीर का pH मान कितना परास के बीच होता है, कितना के रेंज में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये होता है 7 से
8 यहाँ पर 7 से यहाँ पर 7 यानी कि 7 से 7.8 के बीच होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, दिया हुआ है बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग ये सूत्र को याद रखेगा, ये 1 नंबर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर Na2CO3 इसका राइट यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर NaHCO3 होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये मैंने गलत कर दिया था, सॉरी इसके लिए, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखिए NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर पूछ रहा है अमोनिया, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो यहाँ पर अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन आप लोग याद रखिएगा, ये अम्लीय होता है। तो कैसा होता है? अम्लीय होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, जो अम्ल होता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये पहले यहाँ पर पीएच मान कितना से कितना होता है इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो पीएच मान आप लोग को मैं बता दूं, सबसे पहले पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। तो यहाँ पर अब पूछा है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान यहाँ पर पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। या यहाँ पर दे देता है 7 से कम। और आप लोग को एक बात और, यहाँ पर क्षार का पीएच मान कितना होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्षार का पीएच मान कितना होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग को रिप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पर अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन यानी कि पानी जल का पीएच मान 7 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अम्ल, लवण, क्षार या इनमें से कोई नहीं। तो जब जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहेंगे? तो आप लोग याद रखिएगा, जल में जब क्षारक घुलेगा तो वो क्षार ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्षार ही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होता है। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः ये क्या होता है? तो क्षारीय होता है। जो धातु होते हैं लोहा जैसे, आप लोग अगर आप लोग को जो मधुमक्खी होती है या ततैया होती है वो आपको डंक मार दे तो आप लोग क्या करिएगा? तो गांव में अक्सर हम लोग के गांव में ऐसे ही होता है, आप लोग भी सीख लीजिए अभी ही। अगर आप लोग को मधुमक्खी काटती है, मधुमक्खी यहाँ पर मधुमक्खी अगर काट देती है तो आप लोग क्या करिएगा? तो आप लोग जो लोहा होता है आप लोग को घर में, वो लोहा को जहाँ पर काटी है उसी पर सटा दीजिएगा लोहा को। तो आप लोग सटा देंगे तो क्या होता है? तो मधुमक्खी के डंक में होता है अम्ल और ये होता है क्षारीय। धातु होता है क्या? क्षारीय। तो अम्ल और क्षार मिलकर यहाँ पर क्या हो जाता है? अम्ल और क्षार आपस में मिलता है तो जल का निर्माण कर देता है। और आपको जहाँ पर काटी होती है वो वहाँ पर जल हो जाता है, पानी बन जाता है और वहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर सूजन नहीं होता है, नहीं फूलता है और वो पानी हो जाता है और वहाँ पर दर्द कम हो जाता है। इसलिए जब आपको मधुमक्खी या ततैया काटती है तो आपको क्या कीजिएगा? यहाँ पर क्षार यानी कि लोहा को सटा दीजिएगा तो आपको आराम मिल जाएगा, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा H2SO4। तो देखिए H2SO4 कहाँ पर दिया है, H2SO4 होता है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ए नंबर में दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा जो सिरका होता है इसी में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर प्राकृतिक सिरका जो फल होता है उसी में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। जो टार्टरिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए दिया हुआ है संतरा, टमाटर, सिरका या इमली। तो ये 2 फल में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। एक होता है इमली और एक होता है अंगूर। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। जो अंगूर होता है उसमें पाया जाता है, एक इमली में पाया जाता है। इमली के नाम सुनते ही कितने लोगों को मुंह में पानी आ गया होगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 बात को याद रखिएगा। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो अंगूर और इमली में पाया जाता है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसी का नाम एक होता है मेथनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल इसे भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो CaSO4 हाफ H2O होता है और यहाँ पर ये हाफ H2O को हटाकर क्या दे देगा, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हाफ H2O को ये हटाकर यहाँ पर केवल क्या दे देता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दे देता है 2। तो यहाँ पर CaSO4 2H2O अगर दे देता है तो ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो आप लोग याद रखिएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। क्या किसका है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ये भी एकदम ध्यान से याद रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर Na2CO3.10H2O होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी क्वेश्चन एकदम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर अभी आप लोग याद नहीं करते हैं तो आप लोग बाद में इतना पछताएंगे कि पछताने के अलावा सोचेंगे काश पढ़ लिए होते। तो आप लोग अभी से ही अगर पढ़ते हैं तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए, अभी ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत ही टेंशन हो जाएगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए ऊपर बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोग आँख मूंद कर अब मार देंगे। तो यहाँ पर CaSO4 2H2O होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर CaOH2 होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये जीव विज्ञान के है, दूसरा नंबर चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय का। तो आप लोग इसमें के सभी ऑब्जेक्टिव को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ये सभी एकदम VBI ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
तो आप लोग याद रखिएगा जो लीवर होता है यकृत वही होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर ग्वाइटर घेगा रोग पनपता है किसकी कमी से। जो घेगा रोग है ग्वाइटर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, घेगा रोग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है तो ग्वाइटर कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ग्वाइटर घेगा रोग किसके कमी से पनपता है तो आप लोग याद रखिएगा जो आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाता है तो घेगा रोग देखिएगा जब गर्दन में फूलने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है। जो ऑक्सीजन है वो क्या है तो आप लोग याद रखिएगा ये एक प्रकार की हार्मोन है। तो हार्मोन में किसका हार्मोन है तो आप लोग याद रखिएगा पादपों का हार्मोन है, यानी कि पेड़ पौधों का हार्मोन है। तो देखिए कहाँ पर दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर सी में दिया हुआ है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है तो आप लोग याद रखिएगा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन यहाँ पर इसका राइट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। डायलिसिस थैली है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर भोजन का पचाना किस प्रकार की क्रिया है। तो भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आप लोग याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफसीसी का अम्ल, यहाँ पर एफसीसी का अम्ल, एथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सीजन। जो यहाँ पर पादप फल होता है, जो फल बेचने वाले होते हैं वो उनके द्वारा पादप जो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, क्वेश्चन को पहले सबसे पहले समझिए। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पौधों का फल को पकाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, जो यहाँ पर इथाइलिन है, यहाँ पर एफसीसी का अम्ल, जो एफसीसी का अम्ल है वही क्या करता है तो वो पौधों के फल को पकाता है। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत दे दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है तो उसे ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है। तो आप लोग याद रखिएगा जो अग्नाशय है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, और इससे कौन सा रस निकलता है तो आप लोग याद रखिएगा जो इंसुलिन रस है वही इससे निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इंसुलिन, यहाँ पर एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन या साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो साइटोकाइनिन है ये पादप हार्मोन है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो सिनेप्स कहा जाता है। तो सिनेप्स देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बी नंबर में दिया हुआ है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जो मस्तिष्क है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए। जो मस्तिष्क हमारा दिमाग है, हम लोग का दिमाग, वो किसके लिए उत्तरदायी है तो देखिए सोचने के लिए, शरीर की संतुलन बनाने के लिए, हृदय संपादन के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर
डी हो जाएगा। ये सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और हृदय के संपादन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तंत्रिका समन्वय और रासायनिक समन्वय दोनों पाया जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। जो इंसुलिन है उसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह यानी कि चिनिया बीमारी जिसे हम लोग गाँव में कहते हैं मधुमेह रोग होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर डायबिटीज़ हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, जो पौधा को जो पादप होते हैं उसको बढ़ाने में किसका हाथ होता है, कौन बढ़ाता है, कौन इसमें वृद्धि हार्मोन है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो जिब्रेलिन होता है वो पादप हार्मोन में क्या करता है, तो वो वृद्धि के कार्य करता है, इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसे और किस नाम से, दूसरा कौन उसका नाम है। तो आप लोग याद रखिएगा, मास्टर ग्रंथि उसका दूसरा नाम है। पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, उसका दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो जो पादप होते हैं उसमें वाष्प उत्सर्जन जो सांस वो किससे लेते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो पत्तियाँ होती है उसकी, उसी के द्वारा वह सांस लेती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधे किससे सांस लेते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, पत्तियाँ में उपलब्ध जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी के द्वारा वो सांस लेते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी में दिया हुआ है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, डेंड्राइट किस प्रकार की, यहाँ पर किस कोशिका का भाग होता है। डेंड्राइट जो कोशिका, वो किस कोशिका का भाग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका का भाग होता है, जो न्यूरॉन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 50 में से आप लोग का कितना सही कर पाए हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा 50 में से आप लोग का कितना सही हुआ। आप लोग का कितना भी सही होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी मेहनत आप लोग के लिए ही किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।